रीढ़ की हड्डी। लेखक जगदीश चंद्र माथुर। कहानी में आए हुए पात्र: उमा सुशिक्षित युवती, रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, शंकर एक युवक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन रामस्वरूप का एक नौकर। रामस्वरूप और उसका नौकर जिसका नाम है शंकर एक तख्त को पकड़कर कमरे में लाते हैं। रामस्वरूप रतन से कहता है कि धीरे धीरे चल और तख्त को धीरे से मोड़ दे। तख्त का मतलब होता है बैठने की सीट। इस प्रकार रामस्वरूप और रतन तख्त एक कमरे में लाते हैं। रतन अपने मालिक से कहता है कि बिछा दे साहब। रामस्वरूप को रतन की यह बातें पसंद नहीं आती और इसलिए उसके ऊपर वह गुस्सा करता है और कहता है कि परमात्मा मतलब भगवान जब अकल बांट रहा था तो तू वहाँ देरी से पहुँचा था क्या। रामस्वरूप रतन से कहता है, हमने यह तख्त फिर यहाँ किस लिए लाया है, हमने पसीना किस लिए बहाया है। रतन अब हंसते हुए तख्त बिछाता है, रखता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए रतन से कहता है कि अब बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी लेकर आ और यह काम तुम जल्दी करना। ऐसे कहकर रामस्वरूप अपनी पत्नी की मदद से लाए हुए तख्त पर दरी बिछाता है। प्रेमा जो रामस्वरूप की पत्नी है मतलब उमा की माँ है, वह रामस्वरूप से कहती है कि लेकिन उमा तो मुंह फुलाए बैठी है, मतलब वह गुस्से में बैठी हुई है। रामस्वरूप यह बात सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से प्रेमा से पूछता है, क्या हुआ जो उमा मुंह फुलाए बैठी हुई है। रामस्वरूप आगे अपने पत्नी से कहता है कि उमा को नीचे लाते वक्त ज़रा करीने से मतलब ठीक ढंग से लाना, क्योंकि जो लोग उसे देखने के लिए आने वाले हैं वह पढ़े लिखे लोग हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर इसके बावजूद भी वह चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी नहीं चाहिए। प्रेमा ने रामस्वरूप से पूछा, लड़का कैसा है। तब रामस्वरूप कहता है कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता था, यह मेडिकल कॉलेज में। लड़के का कहना है कि शादी और पढ़ाई यह दो अलग अलग बातें हैं। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहता है कि क्या करें हम, हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि रामस्वरूप अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में करना चाहता है और इसलिए वह इन बातों को टाल नहीं सकता। रामस्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आज लड़का आने वाला था और उसी की तैयारी रामस्वरूप के घर पर चल रही थी। और तभी रतन रामस्वरूप का नौकर अंदर आता है और धीमी आवाज़ में रामस्वरूप को कहता है कि बाबूजी बाबूजी, लोग आ भी गए। रामस्वरूप ने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा और उसके बाद वह अपनी बीवी से प्रेमा से कहता है कि वे लोग आ गए, तुम अभी उमा को समझा देना कि थोड़ी सी वह मेहमानों के सामने गाना भी गाए। प्रेमा को समझाने के बाद रामस्वरूप मेहमानों की तरफ मुड़ता है, उनका स्वागत करता है, उन्हें अपने घर में आने के लिए कहता है। रामस्वरूप मेहमानों से पूछता है कि आपको मकान ढूंढने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना। तब गोपाल प्रसाद जो उमा को देखने के लिए आए लड़के के पिताजी है, वह रामस्वरूप को कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि तांगा वाला रामस्वरूप का घर जानता था और इसलिए पता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। रामस्वरूप अब लड़के की तरफ मुड़ता है और लड़के को, जिसका नाम है शंकर, उसे पूछता है कि शंकर बाबू अब कितने दिनों की छुट्टी लाए हैं, क्योंकि यह शंकर लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। रामस्वरूप के इस प्रश्न पर शंकर कहता है कि कॉलेज को कोई छुट्टी नहीं है,
वीकेंड है इसलिए हम चले आए हैं। रामस्वरूप शंकर को पूछता है कि आपका कोर्स खत्म होने के लिए अब साल भर रहा होगा। रामस्वरूप के इस प्रश्न पर शंकर कहता है कि यह कोई 2 साल अभी बचे हैं। रामस्वरूप ने शंकर से आश्चर्यचकित होकर पूछा कि 2 साल? तब शंकर कहता है कि हाँ, क्योंकि 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ मैं, मतलब बढ़ाकर कहता हूँ। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं कि साहब, अब हम बिजनेस की बातचीत करेंगे। तब रामस्वरूप चौंक कर मतलब आश्चर्यचकित होकर गोपाल प्रसाद से कहता है कि बिजनेस? बाद में उसे समझ आता है बिजनेस मतलब जिस काम के लिए गोपाल प्रसाद आए हैं वह शादी तय करने का काम, और इसलिए वह गोपाल प्रसाद जिसे कहता है पहले हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद यह काम शुरू करेंगे। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं कि यह सब आप तकल्लुफ़ मतलब शिष्टाचार क्यों कर रहे हैं। तब रामस्वरूप हंसकर कहता है कि यह तकल्लुफ़ किस बात का है, क्योंकि मेरी तकदीर मेरा नसीब अच्छा है इसलिए आप मेरे घर आए। और उसके बाद वह अंदर के कमरे में चला जाता है। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से मतलब शंकर से कहता है कि क्यों, क्या हुआ? क्योंकि शंकर झुक कर बैठा था और इसलिए गोपाल प्रसाद उसे कहते हैं कि झुक कर तुम क्यों बैठे हो? हम यहाँ शादी तय करने के लिए आए हैं, कमर सीधी करके बैठो। आगे वह शंकर से कहता है कि तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और आगे कुछ कहने से पहले वहाँ रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर आता है और इसलिए गोपाल प्रसाद अपना कहना बीच में छोड़ देते हैं। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं कि आप बिल्कुल मानेंगे नहीं। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद जी से पूछता है कि आप विलायती चाय लेंगे या हिंदुस्तानी चाय लेंगे। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहता है कि नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डालिए। तभी शंकर बीच में कहता है कि सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाने वाली है। चाय पीते हुए गोपाल प्रसाद शंकर से कहता है क्योंकि टैक्स लगाना यही सरकार का आमदनी का स्रोत होता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अगर सरकार को अपनी आमदनी बढ़ानी हो, इनकम बढ़ाना हो, तो सरकार को एक ही चीज़ पर अधिक टैक्स लगाना पड़ेगा। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहता है कि वह कौन सी चीज़ है जिस पर सरकार को टैक्स लगाकर अधिक मुनाफा मिल सकता है। तब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के इस प्रश्न पर उत्तर देते हैं कि खूबसूरती पर। और इस प्रकार गोपाल प्रसाद का जवाब सुनकर सब हंस पड़ते हैं। रामस्वरूप भी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल बड़ा बेढप सा हो गया है। अपना निजी अनुभव बताते हुए रामस्वरूप कहता है कि उनके ज़माने में खूबसूरती का प्रश्न कभी उठता नहीं था। यह कहकर रामस्वरूप तश्तरी मतलब थाली इसमें समोसे है, यह तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि आप इससे समोसा लीजिए। गोपाल प्रसाद भी एक समोसा उठाते हुए रामस्वरूप को कहता है कि हमारे ज़माने में इस प्रकार के प्रश्न कभी नहीं थे। फिर रामस्वरूप शंकर की तरफ मुड़ते हुए उन्हें अपना ख्याल पूछता है, उनकी राय पूछता है। रामस्वरूप शंकर से पूछता है कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तब गोपाल प्रसाद बीच में कहते हैं कि यह दूसरी बात है, क्योंकि गोपाल प्रसाद के हिसाब से शादी के लिए लड़की का खूबसूरत होना निहायती मतलब अत्यधिक ज़रूरी होता है और जायज़ा मतलब जन्म पत्र भी मिलना चाहिए। गोपाल प्रसाद की कहने का मतलब यह कि लड़का और लड़की की जन्म कुंडली भी मिलनी चाहिए। मतलब जन्म पत्र का मिलना यह कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने जायज़ा मतलब जन्म पत्र ठाकुर जी के मतलब भगवान के चरणों में रख दिया है, वह खुद ब खुद मिल जाएगा, दोनों की जन्म कुंडली जुड़ जाएगी। गोपाल प्रसाद के हिसाब से लड़कियों का पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं होता, केवल उन्हें सिलाई पोताई का काम आए उतना काफ़ी है। रामस्वरूप ने भी गोपाल प्रसाद के हाँ में हाँ मिलाई।
रामस्वरूप उसके बाद दरवाजे की तरफ मुंह करके ज़ोर से चिल्लाता है कि ज़रा पान भिजवा देना। तभी उमा पान की तश्तरी मतलब थाली अपने पिताजी को देती है और जब वह थाली देती है तब उसका चेहरा ऊपर हो जाता है और नाक के ऊपर रखा हुआ उसका सुनहरे रंग का चश्मा दिखाई पड़ता है। यह चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर दोनों चौंक उठते हैं। दोनों के मुंह से एक साथ चश्मा यह शब्द आ जाता है। स्वरूप जरा सकपकाकर मतलब चकित होते हुए उत्तर देता है कि पिछले महीने में उमा की आंखें दुख रही थी और इसलिए उसे चश्मा लगवाना पड़ा। अभी गोपाल प्रसाद ने रामस्वरूप को पूछा कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगा ना। तब रामस्वरूप गोपाल प्रसाद को भरोसा देता है कि नहीं साहब, मैंने यह बात आपको अर्ज की है, बताई है। स्वरूप उमा को रखे हुए तख्त पर जहाँ बाजा रखा है उसके पास बैठने के लिए कहता है। उमा भी वहाँ बैठ जाती है। उमा को देखकर गोपाल प्रसाद कहता है कि उसके चाल में कोई खराबी नहीं है, सिवाय चेहरे पर भी छवि है, तेज है। गोपाल प्रसाद ने उमा को पूछा कि कुछ गाना बजाना तुमने सीखा है? तब रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ, उसने सितार और बाजा बजाना सीखा है। और फिर रामस्वरूप उमा से विनती करता है कि तुम एक आध गीत सितार के साथ गाकर सुनाओ। तब उमा सितार पर संत मीराबाई का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू करती है। गाना गाते समय वह जब शंकर की तरफ देखती है तो शंकर की झेपती सी आंखें मतलब शर्माती हुई नज़र उसे मिल जाती है। उमा यहाँ गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तब रामस्वरूप उमा को कहता है, क्यों, क्या हुआ बेटी, गाना पूरा करो। तब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं कि नहीं साहब, इतना काफ़ी है, उमा अच्छा गाती है। उमा अपना गाना बंद करके सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। तभी गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं कि ठहरो बेटी। रामस्वरूप भी उमा से कहते हैं कि उमा थोड़ी देर और ठहरो, और इस प्रकार उमा वहाँ बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुमने पेंटिंग वेंटिंग सीखी है? तब उमा केवल चुप हो जाती है। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहता है कि हाँ, यह तो मैं आपको बताना भूल गया। दीवार के ऊपर लगाई गई तस्वीर को दिखाते हुए रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि यह जो तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है कुत्ते वाली, वह उमा ने ही बनाई है। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या उमा ने सिलाई वगैरह काम सीखा है? गोपाल प्रसाद के इस प्रश्न पर रामस्वरूप कहते हैं कि सिलाई तो घर की इसी की जिम्मेदारी रहती है। घर में निकलने वाले सिलाई का सारा काम उमा ही करती है। अगर मेरी कमीज़ भी फट गई तो वह सिलाने का काम उमा ही करती है। गोपाल प्रसाद अगला प्रश्न उमा से पूछते हैं कि क्या बेटी तुमने कभी इनाम बिनाम जीता है? अगर यहाँ उमा चुप बैठती है। तब रामस्वरूप उमा को इशारा करने के लिए खांसने लगता है। फिर भी उमा चुप ही बैठती है, अपनी गर्दन झुकाती है। अब रामस्वरूप गोपाल प्रसाद जी से कहते हैं कि वह शर्मा रही है, इसलिए जवाब नहीं दे पा रही है। तब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते हैं कि आप ज़रा चुप बैठी है और इसे मुंह खोलने दीजिए, इसे जवाब देने दीजिए। रामस्वरूप उमा से विनती करते हैं कि गोपाल प्रसाद जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब दो। तब उमा रामस्वरूप से कहती है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी, क्योंकि जब दुकान में कुर्सी मेज जब बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता। दुकानदार केवल यह चीज़ें खरीदार को दिखाता है। अगर खरीदार को पसंद आ गई तो वह ले जाए, वरना चीज़ें उसके पास रहेगी। रामस्वरूप यहाँ चौंक जाता है। वह उमा को बैठने की सलाह देता है। उमा रामस्वरूप जी से कहती है कि बाबूजी, अब मुझे कह लेने दीजिए। उमा की यह बातें सुनकर गोपाल प्रसाद को बड़ा गुस्सा आता है। ताव में आकर मतलब गुस्से में आकर वह रामस्वरूप से कहता है कि क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? तब तेज़ आवाज़ में उमा
गोपाल प्रसाद जी से कहते हैं कि जी हाँ, आपकी इज्जत है और हमारी इज्जत नहीं है, या हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है। आप कब से मेरे बारे में नाप तोल कर रहे हैं। तब शंकर गोपाल प्रसाद जी से कहता है कि बाबूजी, चलिए यहाँ से। गोपाल प्रसाद उमा से प्रश्न पूछता है कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। तब उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है और कोई पाप नहीं किया, कि किसी की चोरी नहीं की है। आपके बेटे की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक ताक कर कायरता नहीं दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत का, मान का ख्याल है। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि एक बार आप अपने बेटे को पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर एक बार यह भागा था। गोपाल प्रसाद कहते कि बस हो चुका। रामस्वरूप से वह कहते हैं कि रामस्वरूप, आपने मुझे दगा दिया, फंसाया, क्योंकि आपकी बेटी बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि आपकी बेटी केवल मैट्रिक तक पढ़ी हुई है, 10वीं तक पढ़ी हुई है, कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। उमा रामस्वरूप से कहती है कि जाइए, ज़रूर जाइए, मगर घर जाकर आप अपने बेटे से पूछिए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं है।